पॉइंट इधर गिवन है P और एक पॉइंट इधर गिवन है Q। A car starts from a point P at time t is equal to 0। तो जब कार यहाँ पर थी ना पॉइंट P पर, तो इस पॉइंट पर टाइम था t is equal to 0 and stops at point Q। The distance x in meters covered by it in t seconds is given by, मतलब यहाँ से और यहाँ तक चलने में कार को टाइम लगता है t सेकंड्स, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये है x, और x में और t में एक रिलेशन दे रखा है गिवन x is equal to, given x is equal to t स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 माइनस टी अपॉन 3, टी स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 माइनस टी अपॉन 3, टी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस टी अपॉन 3। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच कैपिटल Q एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस P एंड Q। मुझे डिस्टेंस P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको खास तौर पर बताता हूँ कि जो x होता है ना, x को डिस्टेंस के लिए यूज करा जाता है मैथमेटिकली, या फिजिक्स में आप देख लीजिए कि जो x है x को डिस्टेंस के लिए यूज करा जाता है और t को टाइम के लिए यूज करा जाता है। तो अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया जाए, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम टेकन, तो वो हमारी ना वेलोसिटी आ जाती है। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे x की वैल्यू इतनी दे रखी है, ये इस एक्सप्रेशन के हिसाब से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पर 0 रखेगी, तो इसका मतलब एट 0 t is equal to 0, that is at point P x is equal to 0 का स्क्वायर इंटू 2 माइनस 0 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब इसके बाद अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट इसमें जैसे x की वैल्यू 0 आ गई है, t इज इक्वल टू 0, यानी कि इस इनिशियल पॉइंट पर हमने डिस्टेंस जरा सा भी, कुछ भी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया ही नहीं था इनिशियली। ठीक, इनिशियली मतलब हम 0 पोजीशन पर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ये पूछते हैं हमसे कि हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच कैपिटल Q एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस PQ। ठीक है, चलिए। x is equal to t स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 माइनस t अपॉन 3, डिफरेंशिएट both sides with respect to t। दोनों तरफ आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो dx by dt आ जाएगा, dx by dt इज इक्वल टू, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होता है dx by dt और t स्क्वायर इंटू 2 माइनस टी अपॉन 3। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, सबसे पहले t स्क्वायर को एज इट इज छोड़ो, और अब जब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करना है, तो 2 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हो गया 0 माइनस t अपॉन 3 है, तो यहाँ पर अपॉन में जो 3 लिखा हुआ है ये तो एक कांस्टेंट हो गया, और t का डिफरेंशियल होगा 1, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस टी अपॉन 3 को एज इट इज छोड़ो,
प्लस यहाँ कर देता हूँ प्लस 2 माइनस टी अपॉन 3 को ऐसे छोड़ो और टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t। ठीक है, ये हो गया। Yes. वो ये जो dx by dt होता है बेटा, ये वेलोसिटी होती है। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2t इंटू 2 4t, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया। अब v इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 3, यानी कि माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4t, 3 से 3 कट गया तो v इज इक्वल टू आ गया माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t। यहाँ तक समझ में आ गया Yes, sir. है ना। अब इन्होंने ये बोला है मेरे को कि जब हमारी बॉडी शुरुआत में, बॉडी कह रहा हूँ या कार बोलिए, कार जो है जब वो शुरुआत में पी पॉइंट पर थी तो टाइम की वैल्यू 0 थी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एट t is equal to 0, that is at point P वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0, तो वेलोसिटी होगी 0। ये हो गया बिल्कुल शुरुआत में। अब उसके बाद उन्होंने ना एक चीज हमको बोली है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू पर आकर वो रुक जाती है, तो इसका मतलब पॉइंट क्यू पर आकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एट पॉइंट क्यू कार स्टॉप्स, that is its velocity at q is 0। ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट क्यू पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। Yes. हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो एक तो शुरुआत में भी वेलोसिटी 0 थी और फिर जब वो यहाँ से स्टार्ट हुई फाइनली यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम क्या करेंगे कि एट पॉइंट क्यू उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो ये किस तरीके से निकाला जाएगा देखिएगा। ये कहेंगे v is equal to 0 at q, q पर भी 0, तो यानी कि माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा t माइनस 4। तो आइदर माइनस टी इज इक्वल टू 0 और t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जब माइनस टी 0 के बराबर है इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 है। जब t माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकेंड है। तो दो केसेस आ गए, एक तो t इज इक्वल टू 0 पर हमारी वेलोसिटी 0 आ रही है और एक t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर हमारी वेलोसिटी 0 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने टाइम लिया 4 सेकंड तब भी वेलोसिटी 0 आ रही है और जब इनिशियली था तब भी वेलोसिटी 0 है। ठीक, तो यानी कि हमने रेस्ट से ही स्टार्ट करा, बॉडी की वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ी और फाइनली आकर फिर से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर फाइनल पॉइंट यानी कि क्यू पर उसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। ठीक है, ये करने के बाद जब t की वैल्यू 4 सेकंड्स आ गई, कहाँ पर, पॉइंट क्यू पर t की वैल्यू 4 सेकंड्स आ गई, तो हम ये बोलेंगे कि एट पॉइंट p, एट पॉइंट p x इज इक्वल टू 0, ये मैं निकाल चुका हूँ। एट पॉइंट q, पॉइंट q पर क्या होगा, पॉइंट q पर यही एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ये वाला x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 माइनस टी अपॉन 3 एट पॉइंट q। t की वैल्यू क्या है 4 सेकंड्स, तो x इज इक्वल टू टी की जगह 4 डाल दीजिए, 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में 2 माइनस 4 अपॉन 3, तो 4 का स्क्वायर हो गया बेटा 16 और 2 माइनस 4 अपॉन 3, 3 टू 6, 6 माइनस 4
2, तो ये हो गया 32/3 मीटर। ठीक है, तो P और Q के बीच का डिस्टेंस आ गया 32/3 मीटर। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच Q एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस आ गया 32 मीटर, बिकॉज ये x की वैल्यू आ गई। x यही तो है P और Q के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और T की वैल्यू 4 सेकंड्स, मतलब P से Q तक पहुंचने में 4 सेकंड लगते हैं। सभी को क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। ठीक है, काजल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, संजना, शिवांगी, मेरी आवाज आ रही है? संजना, शिवांगी क्लियर है? नहीं? चलिए जी अगला देखते हैं एग्जांपल। एक मिनट रुकिए बस। चलिए एग्जांपल नंबर 43 है। 43 में इन्होंने बोला है कि अ वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कोन मतलब एक कोन को उल्टा करके रख दिया गया है। विद इट्स एक्सिस वर्टिकल मतलब वो जो कोन है वो बिल्कुल सीधा है, मतलब जरा सा भी वो टेढ़ा नहीं है, वो बिल्कुल मतलब स्ट्रेट है। विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, वर्टिकल एक्सिस क्या होती है? वाई एक्सिस। तो जैसे वाई एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट होती है ना, ऐसे ही उसकी जो एक्सिस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, और जो उसका वर्टेक्स है यानी कि जो ऊपर वाला जो टिप होता है वो बिल्कुल लोअर मोस्ट है, बिल्कुल नीचे है वो। Its semi-vertical angle is tan inverse 0.5. Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour. Find the rate at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter. ठीक है, जब डेप्थ उसकी 4 मीटर होगी उस इंस्टेंट पर मेरे को बताना है। when the ठीक है, ठीक है, when the depth of water in the tank is 4 meter। ठीक है, देखिए जी एग्जांपल नंबर 43। इन्वर्टेड कोन है ऐसे, ये इन्वर्टेड कोन है। अब इस इन्वर्टेड कोन के अंदर ना पानी लगातार पोर करा जाता है, पानी एक थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर भरा जाता है। अब वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा जो जो वैल्यूज इसमें दे रखी है, ये इसका सेंटर हो गया। ये हमारा क्यूब हो गया और इसमें इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया O, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B।
और ये वाला जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, देखिए पूरे एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा एंगल कहलाता है वर्टिकल एंगल, लेकिन अगर आधे एंगल की बात करते हैं तो उसको कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल को हमने मान लिया अल्फा, और अल्फा कितना दे रखा है, tan इनवर्स 0.5, ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है। अब इसके बाद में आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ से एक चीज देखूंगा कि ये जो इसका रेडियस है, रेडियस हो गया कोण का r, और कोण की जो डेप्थ है यानी कि हाइट है वो दे रखी है h। डेप्थ बोल दीजिए या हाइट बोल दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद ये बोलते हैं वाटर इज poured into it at a constant rate of कितना, 5 मीटर क्यूब पर आर। ठीक है, तो इसका मतलब मीटर क्यूब पर आर, आप ये देखिए ये है 5 क्यूबिक मीटर पर आर। इसका मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है, क्यूबिक मीटर का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, और पर आर, आर का मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम, तो यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि डीवी बाई डीटी है। ये मुझे डीवी बाई डीटी दे रखा है 5 मीटर क्यूब पर आर। सर इसको सेकंड्स में करना होगा ना? हाँ हाँ, वो हम देख लेंगे अभी, वो हम देख लेंगे। हमसे इन्होंने पूछा ये है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग। ठीक, तो वो आपकी मर्जी है। जैसे मान लीजिए ये मीटर क्यूब पर आवर दे रखा है, मीटर क्यूब पर आवर दे रखा है, तो आप इसको पर आवर में ही रहने दो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसको पर आवर में ही रहने दीजिए। हमसे इन्होंने पूछा क्या है वो चीज देखते हैं, मतलब हम आर में ही निकाल देंगे ना वैल्यू। आप चाहो तो मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाल दो, चाहे मीटर क्यूब पर आवर में रहने दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। समझ गए? हाँ सर। ठीक है। अब इसमें आप ये देखिएगा कि जैसे ये मीटर क्यूब पर आवर है, चलो जी, इसका मतलब इस रेट से इसके अंदर पानी भरा जा रहा है। फिर मान लो वो यहाँ पर इतना भर दिया गया पानी इस लेवल तक, तो आपको ये बताना है कि ये हाइट कितनी होगी, मतलब डेप्थ कितनी होगी उस टाइम। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछी जा रही है। अब देखो क्या है इसमें, इट सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, वो मैंने ले लिया सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स 0.5। दूसरा, वाटर इज poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour। तो 5 क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब पर आर है, इसका मतलब क्या है, मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम ऊपर, पर आर यानी कि टाइम नीचे, तो डीवी बाई डीटी। ये समझ में आ गया सबको? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अदिति बताइए, क्लियर है? Yes, sir. दूसरी अदिति बताओ, क्लियर है? अदिति गोयल। हाँ सर। ठीक है जी, तो 5 मीटर क्यूब पर आवर ये चीज हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रेट at which the level of the water is rising at the instant when the depth of the water in the tank is 4 meter। जब टैंक में पानी की जो गहराई है वो 4 मीटर हो जाए, तब रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग। तो वाटर का लेवल जो है, वाटर लेवल जो है वो किस चीज से पता चलेगा कि कितनी हाइट उसने एक्वायर कर ली, पानी ने कितनी हाइट एक्वायर कर ली, उसी से तो वाटर लेवल पता चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो बोल पूछ रहे हैं फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग, डीएच बाई डीटी पूछ रहे हैं वो। ठीक है, लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग यानी कि लेवल ऑफ वाटर किस रेट पर चेंज हो रहा है, तो दैट मींस डीएच बाई डीटी। वॉल्यूम किस रेट पर चेंज हो रहा है, दैट मींस डीवी बाई डीटी। इसी तरह से वाटर लेवल किस रेट पर चेंज हो रहा है, दैट मींस डीएच बाई डीटी पूछ रहे हैं वो। तो डीएच बाई डीटी इज इक्वल टू बताना है मेरे को एट एच इज इक्वल टू डीएच बाई डीटी कितना होगा ये बताना है, एट एच इज इक्वल टू 4 मीटर। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ सर। Clear है। बताइए कृतिका, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर है, चलिए जी। तो अब आप ये देखिएगा कि जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं क्या करूंगा,
वॉल्यूम को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, मतलब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा मैं क्यों करूंगा वो आप अभी समझ जाएंगे। डिफरेंशिएट both sides with respect to time। टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। तो dv by dt इज इक्वल टू, अब देखिएगा कि अच्छा हाँ, एक काम और कर रहा था मेरे को, एक मिनट, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले ना बेटा एक काम और करना है, रुकिए जरा। ये मैंने ले लिया ना, अब मुझे निकालना है dh by dt। dh by dt यानी कि वेरिएबल के नाम पर मैं बस h चाहता हूँ। देखो मुझे यहाँ पर क्या चीज दिखाई दे रही है, क्या क्या चीज चेंज होंगी तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है। देखो 1/3 इज अ कांस्टेंट, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला। पाई इज अ कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पर देखूंगा तो रेडियस कुछ और, हाइट कुछ और, थोड़ा और इसका अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो रेडियस थोड़ा और बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि दो चीज हैं जो वेरी कर रही हैं, एक तो रेडियस और एक हाइट। तो दो वेरिएबल हैं इसका, दो चीज वेरी कर रही है ना, एक तो रेडियस वेरी कर रहा है और एक हाइट वेरी कर रही है। तो इसका मतलब दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो मुझे दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में जैसे मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंगल वेरिएबल मतलब रेडियस को या तो हाइट में कन्वर्ट करिए या हाइट को रेडियस में कन्वर्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक वेरिएबल आ जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो आप देखो जब मुझे दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, और ये जो है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। अब आप tan इनवर्स को इधर ले आओ, tan अल्फा इज इक्वल टू 0.5, और tan अल्फा का मतलब क्या हो गया, r अपॉन h। r अपॉन h इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। तो h निकाल लो, सॉरी r निकाल लो h की टर्म्स में। तो r क्या हो गया 0.5 h, ये हो गया। ये सर ये वाला स्टेप दोबारा समझा दो, क्या कह रहे हो? ये वाला स्टेप दोबारा समझा दो, ये tan अल्फा क्यों लिया है? हाँ बताता हूँ। सेमी वर्टिकल एंगल में दे रखा था, सेमी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल हो जाता बेटा ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल हो जाता वर्टिकल एंगल, ठीक है। लेकिन सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है tan इनवर्स 0.5, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल टू 0.5। फिर अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि r अपॉन h। समझ गए? तो सर हम लोग r को h की फॉर्म में ला रहे हैं ताकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें सिर्फ h रह जाए। सिर्फ एच रह जाए, यस। ठीक है सर। है ना, इस वजह से कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0.5h, 0.5 को क्या बोल सकते हैं 1/2, तो r को ये भी कहा जा सकता है आसानी के लिए h/2 भी कह सकते हैं। पुट दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। v इज इक्वल टू 1/3 पाई, और r की जगह h/2, h/2 का स्क्वायर इंटू h। v इज इक्वल टू 1/3 पाई h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 3 4 12, पाई अपॉन 12 h स्क्वायर इंटू h कितना हो गया h क्यूब, पाई अपॉन 12 इंटू h क्यूब, ये हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट both sides
विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखिए v को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा बेटा dv बाई dt, ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर पाई अपॉन 12 तो कांस्टेंट है, तो पाई अपॉन 12 तो एज इट इज रहेगा, और जब h क्यूब को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि h क्यूब का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा। h क्यूब का डिफरेंशियल होगा बेटा 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर। फिर h को फर्दर सबसे पहले देखिए ना, जैसे ये h क्यूब है तो h क्यूब का मतलब क्या हो गया, h की पावर, h क्यूब का मतलब हो गया h की पावर 3। तो पहले तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पावर वाला फंक्शन है, सबसे पहले तो पावर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल होता है ना, तो चेन रूल में सबसे पहले हम पावर वाले फंक्शन को हम करेंगे। तो पावर वाला फंक्शन अगर h की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा n h की पावर n माइनस 1, तो 3h की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3h स्क्वायर हो गया। फिर फर्दर h को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dh बाई dt। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए ये हाँ क्लियर सर। है संजना Yes, sir. शिवांगी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब मुस्कान है क्या ऑनलाइन? नहीं, नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अब 3 1 3, 3 4 12, ठीक है। तो dv बाई dt इज इक्वल टू पाई h स्क्वायर अपॉन 4 dh बाई dt। अब मुझे dh बाई dt निकालना है, dh बाई dt निकालना है व्हेन h इज इक्वल टू 4 और dv बाई dt की वैल्यू 5 दे रखी है। तो dv बाई dt की जगह डालिएगा 5, पाई h की जगह आप क्या डालेंगे 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 4, और dh बाई dt मुझे कैलकुलेट करना है। एक 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो dh बाई dt इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 पाई, हाइट क्या होती है मीटर में, मीटर, और टाइम यहाँ पर किस में ले रखा था, टाइम ले रखा था आर में, तो मीटर पर आर, ये आ गया। बताइए जी सबको समझ में आ गया? हाँ बताइए क्लियर है? Yes, sir. चाहो तो इसकी वैल्यू डाल दो, इन्होंने वैल्यू डाल रखी है इसमें 22 अपॉन 7, तो 5 अपॉन 4 इंटू 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 35 अपॉन 88 मीटर पर आर, यही आंसर आ रहा है इसमें भी। बताइए समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी। चलिए जी आगे करता हूँ, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 44। A man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 km per hour away from a lamp post which is 6 meters high। एक लैंप पोस्ट से दूर चलता है एक आदमी, और उस आदमी की हाइट है 2 मीटर्स, और लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर्स। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। हमें रेट बताना है जिस रेट पर उसकी लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीज, जो उसकी शैडो की लेंथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं जरा, पहले मैं इस तरफ करता हूँ, डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइएगा मुझे।
एग्जाम्पल नंबर 44। फोर्टी फोर में है, a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 kilometer per hour away from a lamp post which is 6 meters high. Find the rate at which the length of his shadow increases. मुझे रेट बताना है at which length of his shadow increases. ठीक है, तो आप ये देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक लैंप पोस्ट है ना, और लैंप पोस्ट की हाइट कितनी दे रखी है, 6 मीटर्स। तो लैंप पोस्ट सीधा स्ट्रेट खड़ा होगा किसी भी रोड पर, ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पर वो आदमी होगा, उसकी हाइट चलिए ये हो गई, ये वो आदमी है जिसकी हाइट है 2 मीटर। इसको बोल दीजिए बेटा ए, इसको बोल दीजिए बी, और इसको बोल दीजिए आप सी, और इसको बोल दीजिए डी। ठीक है, यहां तक समझ में तो आ गया ना कि वो आदमी यहाँ से लैंप पोस्ट से, वो आदमी ऐसे 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 ही इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड है उसकी वो ये है, हमने ये वाला डिस्टेंस x ले लिया, तो मामूली सा जो चेंज हो रहा है x में विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोलेंगे dx by dt। dx by dt है 5 किलोमीटर पर आवर, dx by dt। तो ये वेलोसिटी हो गई उसकी 5 किलोमीटर पर आवर। मैं जानता हूं कि जो x होता है, x को हम डिस्प्लेसमेंट लेकर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन वो हमारा वेलोसिटी हो जाता है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए जी, इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। Yes, sir. चलिए जी, ये मेरे पास आ गया। ये पूछ रहे हैं फाइंड द रेट एट व्हिच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। उसकी लेंथ जो है ना, शैडो की लेंथ, वो किस रेट पर इंक्रीज हो रही है। तो आप ये देखिएगा कि जो शैडो की लेंथ है वो क्या होगी, ये जो लेंथ है ये शैडो की तो लेंथ होगी सीधी, इसको y बोल दो। बताइए जी, समझ में आ गया? शैडो की लेंथ को मैं y बोल दूं, ये क्लियर है इतना? हाँ Yes. सर। Yes, sir. ठीक है, और अब मैं इसमें आपको एक चीज समझाता हूँ। देखिएगा कि जैसे हमने देखा, एक मैं बड़े ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल एबीसी की, और एक मैं छोटे ट्राइंगल की बात करता हूँ, ट्राइंगल ईडीसी की। यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट ई। तो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी, दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। तो मुझे ना सिर्फ ये शो करना है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर हैं। अभी किस तरीके से शो करेंगे देखिएगा। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि जैसे ये दो ट्राइंगल्स हैं, तो मैंने ये कहा कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ईडीसी, ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल ई है, ये दोनों इक्वल होंगे। कहेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ई सी। रीजन क्या होगा बताएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ सर। भाई क्या है कि जो टॉवर है, टॉवर भी बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा रोड पर, जो लैंप पोस्ट है, और जो वो मैन है वो भी रोड पर बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब दोनों बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला टॉवर
लैम्पोस्ट और मैन दोनों के दोनों दे आर एक्टिंग लाइक अ पैरेलल लाइन, तो ये वाली एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम बोलेंगे एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ईडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी दो एंगल इक्वल है और ये दो एंगल इक्वल है, तो मैं बोलूंगा भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया triangle ABC is similar to triangle EDC। ABC और EDC ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये सिमिलर हो जाएंगे। यहां तक समझ गए? Yes, sir. ठीक yes है। sir, अब देखिएगा ABC और EDC दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल्स। उसके बाद क्या करना है हमको, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना उनका प्रोपोर्शन उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो कैसे? हम ये कहेंगे कि जैसे ट्रायंगल ABC और EDC ये दोनों सिमिलर हो गए तो पहला दूसरा अल्फाबेट इसका उठाइए AB और इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट उठाइए ED, तो AB अपॉन ED इट इंप्लाइज दैट AB अपॉन ED इज इक्वल टू, अब दूसरा तीसरा अल्फाबेट उठाइए BC और इसका दूसरा तीसरा DC, तो BC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन DC। फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट AC और इसका पहला और तीसरा अल्फाबेट EC, तो AC अपॉन EC। अच्छा, अब इसमें मैं ये जानता हूं कि AB 6 है और ED 2 है, 6 अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पर डाल दो AB और ED की जगह 6 अपॉन 2 और BC क्या है, ये जो BC है ये क्या है, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन DC क्या है, ये सिर्फ इतना छोटा सा DC, ये क्या है y, और ये जो AC और EC है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो आप, तो इसको रहने दो, इसको लेने की जरूरत नहीं। 2 1 जा 2 3 जा। अब y को इधर ले जाइए, 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई, y को इधर ले आओ तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू x, 2y इज इक्वल टू x, तो y कितना है, y की वैल्यू है x बाई 2। बताइए जी, यहां तक समझ गए? Yes, sir. हाँ सर, है ना, y की वैल्यू हमारे पास x अपॉन 2 आ गई। अब y की वैल्यू x अपॉन 2 आ गई तो अब आप इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब ये कहेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या होगा, देखो y को करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, और x को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt। अब जो dy बाई dt है वही तो मुझे फाइंड आउट करना है, यही तो बताना है रेट एट विच शैडो लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, और लेंथ ऑफ शैडो मैंने क्या लिया है, y दिया है, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt कितना दे रखा है 5, ये कितना हो जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज कर रही है। बताइए जी, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है? चलिए जी, yes sir, ठीक है जी। इसके बाद एग्जांपल नंबर 45 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x square is equal to 4y which passes through the point 1 comma 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो मैं जानता हूँ कितना होता है, जो टेंजेंट है टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई dx, और नॉर्मल का स्लोप होता है माइनस dx बाई dy, यानी कि dy बाई dx के आगे नेगेटिव लगाकर रेसिप्रोकल कर दो, बस माइनस dx बाई dy हो जाएगा।
ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। ये मिटा रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो कर्व क्या दे रखा है वो देखिएगा, गिवन कर्व, कर्व मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इट इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, मतलब y इज इक्वल टू एक तरह से ये हो गया 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये हमारे पास कर्व हो गया। फिर मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि मैं इसमें dy बाई डी एक्स निकालने वाला हूँ ताकि मेरे पास स्लोप आ जाए। ठीक है, तो डिफरेंशिएट both sides with respect to x। तो dy बाई डी एक्स हो गया, और इधर तो 1 अपॉन 4 है, और एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 2, ये आ गया। इट इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये dy बाई डी एक्स होता है टेंजेंट का स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है बेटा माइनस डी एक्स बाई डी वाई, माइनस डी एक्स बाई डी वाई होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन एक्स, मतलब इसमें नेगेटिव लगाकर इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आ जाएगा ना माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। तो माइनस 2 अपॉन एक्स हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर फिर हम ये कहेंगे कि ये मिटा रहा हूं यहां से, और फिर ये करेंगे यहाँ पर कि लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व एंड नॉर्मल, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व एंड नॉर्मल बी एच कॉमा के। कर्व और नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको एच कॉमा के मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये बता रखा है हमको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y which passes through the point 1, 2। कि नॉर्मल का मेरे को ये बताना है, ये बता रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है वो 1, 2 से पास कर रहा है, लेकिन जब हम कभी भी कोई भी स्लोप निकालते हैं तो स्लोप निकाला जाता है हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे नहीं पता क्या है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है कि जो कर्व का और नॉर्मल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, मतलब इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कर्व ये है हमारे पास, मान लो ये कर्व है, और इस कर्व पर ये टेंजेंट है, और टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल पड़ता है हमेशा, कर्व के ऊपर नॉर्मल नहीं पड़ता। कर्व पर टेंजेंट डाला जाता है, और टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर जो डाला जाता है उसी को नॉर्मल बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बोल दिया बेटा हमने एच कॉमा के। तो ये दे रखा है मुझे, ये नहीं दे रखा मेरे को कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, मेरे को तो ये बता रखा है जो नॉर्मल है, नॉर्मल किसी पॉइंट से पास होती है, और वो पॉइंट दे रखा है 1, 2। तो हमने कहा लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ कर्व एंड नॉर्मल भी एच कॉमा के, देयरफॉर एट एच कॉमा के स्लोप
of normal is equal to -2 upon h. Simply x की जगह h डाल दिया, नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर कर रहा हूँ इसको. Slope of normal is equal to -2 upon h. यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. ठीक है जी. अब इसके बाद हम ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, therefore equation of normal at h comma k will be, वही तरीका y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. ठीक है, तो y माइनस y1 क्या है, ये k, m क्या है -2 अपॉन h, स्लोप को ही तो बोलते हैं हम, -2 अपॉन h, और x माइनस x1 कितना है h. ये हो गया. फिर हम कहेंगे ये मेरे पास जो इक्वेशन आ गई बेटा, ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की. ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, और नॉर्मल जो है वो 1,2 से पास हो रहा है. तो मैं ये कहूंगा इसको तो बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2. 1 तो मैं ले चुका हूं यहाँ पर. तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई. ऐसा मैंने क्यों करा, मैंने h कॉमा के क्यों लिया, दोबारा बताता हूँ. क्योंकि नॉर्मल का और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1,2 नहीं दे रखा था. 1,2 तो ये बता रखा है कि नॉर्मल एक पॉइंट है 1,2, उससे पास हो रही है नॉर्मल. लेकिन कर्व का और नॉर्मल का, उन दोनों का कोई ना कोई तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना. तो मैंने उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को h और k मान लिया. ठीक है, जब उसको मैंने h और k मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे कि उसी h और k पॉइंट, वो भी तो उस नॉर्मल पर लाई कर रहा है, तो उस h और k पॉइंट को लेते हुए मैंने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाली. तो वहां पर मैं x1 और y1 की जगह मैं h और k डालता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई. नाउ दिस नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2. तो अब x की जगह 1 डालूंगा और y की जगह 2 डालूंगा. बताइए जी, क्लियर है ना? Yes, sir. बाकी बच्चों को क्लियर है? प्रतिभा, आराध्या, काजल? हाँ सर क्लियर है। यस सर। ठीक है जी. Since this normal passes through 1,2, ये नॉर्मल 1,2 से पास हो रही है. तो याद रखिएगा, जब भी मैं कोई भी इक्वेशन बनाता हूं, तो टेंजेंट में और जिस लाइन की इक्वेशन बनाई जा रही है, ये इक्वेशन बनाई जा रही है इस लाइन की, तो इस पर पड़ने वाली ये जो कर्व है, और कर्व का और नॉर्मल का दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको x1 y1 की तौर पर लेते हैं. ठीक है, सिंस दिस नॉर्मल पासेस थ्रू 1,2, अब x की जगह 1 डालिए, y की जगह 2 डालिए. तो 2 माइनस के इज इक्वल टू -2 अपॉन h, और x की जगह 1 माइनस h. ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करके h के और k के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा. सॉल्व करते हैं जरा इसको. इधर करूंगा मैं. k को इधर रहने दीजिए. माइनस के इज इक्वल टू, बल्कि माइनस ले लो कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 माइनस k का बन जाएगा k माइनस 2. 2 माइनस k का बन जाएगा k माइनस 2. और फिर राइट हैंड साइड पर -2 अपॉन h, और ब्रैकेट में 1 माइनस h. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k इज इक्वल टू -2 को इधर ले जाओ, 2 प्लस 2 अपॉन h. 2 अपॉन h इंटू 1 कितना हो गया, 2 अपॉन h, और 2 अपॉन h इंटू 2 अपॉन h इंटू h, ये कितना हो जाएगा, h से h कट जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का 2 बचेगा, है ना? ठीक तो है Yes, sir. ना?
और माइनस का 2 बच जाएगा और ये 2 इधर आ गया था तो 2 से कैंसिल आउट हो गया था। P इज इक्वल टू हो गया 2/h। एक तो ये हो गया। ऑल्सो h, k लाइज ऑन द कर्व, ये कर्व पर भी तो लाई करता है। Therefore x square is equal to 4y। x square is equal to 4y मतलब x की जगह h डाल सकता हूँ। x की जगह हम h डाल सकते हैं बिकॉज जो ये h, k है ये इस कर्व पर भी तो लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। Therefore h square is equal to 4k। ठीक है, और k की जगह 2/h डाल दो। h square is equal to 4 into k की जगह डाल दीजिए 2/h। तो ये आ गया इधर, h को इधर ले आओ तो h क्यूब इज इक्वल टू 8 हो गया। तो h की वैल्यू क्या होगी 2, h की वैल्यू 2, तो k की वैल्यू क्या 1। k इज इक्वल टू 2/h यानी कि 2/2 तो k की वैल्यू हो गई 1। बताइए समझ गए? Yes, sir. h की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू 1 आ गई। जब h और k दोनों की वैल्यू आ गई तो इनकी हेल्प से मैं इक्वेशन निकाल लूंगा नॉर्मल के लिए। Put these values in equation number 2। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 2 में डालिए तो y माइनस k कितना है 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन h कितना है 2 और ब्रैकेट में x माइनस h कितना है 2 से 2 कट गया। y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 2 इसको इधर ले आओ। x प्लस y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 तो x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये हो गया बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें h और k लेना जनरली बच्चे भूल जाते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। इस पर मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मिसलेनियस के एक्सरसाइज में जो दे रखी है, मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज दे रखी है उसमें 24 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 2, 3, 4 जितने भी आपसे हो सके आप एक बार ट्राई करिए। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। चाहे तो इसके डाउट्स पूछिएगा, चाहे मिसलेनियस के आप 3D और प्लेन के डाउट्स पूछिएगा। दोनों को साथ लेकर चलते हैं। इन दोनों की मिसलेनियस हमको फिनिश करते हैं। वो करने के बाद में फिर मैं आपका प्रोबेबिलिटी करवा दूंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है सर। हाँ जी Okay, sir. सर एलपीपी कितने दिन का चैप्टर? एलपीपी तो एक क्लास का ही चैप्टर है, कुछ है नहीं। एलपीपी ऐसे ही हंसी मजाक में हो जाएगा, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। जी ओके। Thank you, sir. Bye, sir. ओके सर, थैंक यू सर।